Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Professor Shahid Malik and today we are going to discuss lecture number 22. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप चैप्टर नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर आपकी फर्स्ट हाफ बुक है। तो इस फर्स्ट हाफ बुक को हम MCQs के थ्रू जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। सबसे पहले MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है रोबोट्स एंड वॉइस रिकग्निशन आर एग्जांपल्स ऑफ, कि रोबोट्स और वॉइस रिकग्निशन जो है ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि रोबोट्स और वॉइस रिकग्निशन के अंदर हम ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं कि उसके थ्रू ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हैं। रोबोट्स जो हैं, रोबोट्स हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप कर सकते हैं, कार्स को स्प्रे कर सकते हैं। सिमिलरली वॉइस रिकग्निशन के थ्रू हम अपने होम ऑटोमेशन का ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये कि जब आप कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर आप मशीन्स को या सॉफ्टवेयर को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि वो ऑटोमेटिकली डिसीजन ले सकें, तो ऐसा प्रोसेस जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 4 ही होगा, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ई कॉमर्स जो है ये आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हम शॉपिंग परफॉर्म करते हैं, जबकि एम कॉमर्स आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोबाइल और इंटरनेट की मदद से हम शॉपिंग परफॉर्म करेंगे। और कंप्यूटर एनिमेशन जो है आपका ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कंप्यूटर की मदद से हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं थ्रू द इमेजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एलोकेशन और उसकी यूजेज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए ज़रा बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो 2 किस्म के हैं, जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसने किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना है या उसके यूजेज को कंट्रोल करना है या उसके साथ कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ने कोई सॉन्ग वगैरह सुनना है या उसने कोई मेल करनी है तो उसके लिए वो वेब ब्राउज़र वगैरह को यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास एक पैकेज सॉफ्टवेयर है और एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको एक बार इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर जो है पैकेज के तौर पे मिलते हैं, जबकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑन डिमांड कस्टमर्स की हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वापडा का जो बिलिंग सिस्टम है या PTCL का बिलिंग सिस्टम है वो एक्चुअली एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा होगा, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच की डिलीट्स अ कैरेक्टर। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन या कौन सी ऐसी की है जो एक कैरेक्टर को डिलीट करती है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 2 कीज हैं जो कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकती हैं, एक बैक स्पेस है और एक डिलीट की है। बैक स्पेस जो है वो हमेशा कर्सर के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करेगी, जबकि डिलीट की जो है वो आपके कर्सर के हमेशा राइट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करेगी। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा, दैट इज बोथ अल्फा एंड बीटा। एस्केप की जो है वो किसी भी ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इस केस में ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर या नंबर्स के फॉर्मेट के अंदर डाटा को एंटर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक कीवर्ड लिखा हुआ है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। तो नंबर्स और कैरेक्टर्स के फॉर्मेट के अंदर अगर हम डाटा इनपुट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही इनपुट डिवाइस हमारे पास मौजूद है जो कि कीबोर्ड है। तो इस केस में हमारे पास 40 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कीबोर्ड। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन के थ्रू हम जो साउंड के थ्रू साउंड इनपुट देते हैं, जो इनपुट होती है वो साउंड के फॉर्मेट के अंदर होती है, जबकि माउस के थ्रू हम क्लिक्स के फॉर्मेट के अंदर जो है इनपुट देते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक इज अ पेन लाइक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्केच इमेजेस। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से एक सर्टेन ऑप्शन ऐसी है जो कि पेन, उसकी शेप जो है एक पेन की तरह होती है
और वो इमेजेस को स्केच करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से स्टाइलस जो है उसकी शेप एक पेन की तरह की होती है, क्योंकि इसमें कीवर्ड लिखा हुआ पेन लाइक शेप, ठीक है। तो स्टाइलस जो है, स्टाइलस की शेप पेन लाइक होती है और उसको हम यूज़ भी उसी मकसद के लिए करते हैं कि उसके थ्रू टैब के ऊपर या जो भी डिजिटाइजर ग्राफिक टेबलेट होता है उसके ऊपर हम इमेजेस को स्केच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में हमारा बीटा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पक जो है वो आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी इमेज को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंटिंग स्टिक जो है ये एक पेंसिल की बैक साइड के ऊपर जो रबड़ होता है उसकी तरह इसकी शक्ल होती है और ये हमेशा लैपटॉप्स के अंदर GH और B कीज़ के दरमियान होता है। ये प्रेशर सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है। सिमिलरली ट्रैक बॉल जो है ये आपका ऐसा डिवाइस है जो अपसाइड माउस होता है, मतलब अपसाइड डाउन होता है। मतलब क्या है कि जैसे माउस है, माउस के अंदर बॉल नीचे वाली साइड पे होता है, बॉटम पे होता है, तो ट्रैक बॉल के अंदर जो बॉल है वो आपका अपर बॉडी के ऊपर या अपर साइड के ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज्ड टू वेरीफाई बैंक चेक्स, कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन है जो बैंक चेक्स को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास बैंक चेक्स के ऊपर कुछ डाटा जो होता है वो आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स के फॉर्मेट के अंदर लिखा होता है, और जब भी हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको रीड करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है जिसे हम MICR रीडर बोलते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका चार्ली होगा, दैट इज MICR रीडर। OCR रीडर आपका ऐसा डिवाइस होता है जो प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बारकोड रीडर जो है ये बिलिंग सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है आपके बारकोड को रीड करने के लिए। तो इस केस में जो चार्ली है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द टर्म इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट इज यूज्ड फॉर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट की टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए हमारे पास जो आउटपुट है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है वो इनटेंजिबल होती है, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते। आप इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट भी बोलते हैं। सिमिलरली हार्ड कॉपी आउटपुट जो है उसको वो टेंजिबल होती है और उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट या प्रिंटेड आउटपुट भी बोलते हैं। तो इसको इन चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा बनता है, दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट के बजाय हार्ड कॉपी आउटपुट होता तो इस केस में प्रिंटेड आउटपुट जो है हमारा करेक्ट आंसर होना था, या अगर यहाँ पे जो टर्म टेंजिबल आउटपुट होता तो उस केस में हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, SVGA यूजर्स फिल इन द ब्लैंक पिक्सल्स टू डिस्प्ले डाटा, कि SVGA जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स को यूज करता है फॉर डिस्प्लेइंग द डाटा। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास पिक्सल 320x200 होंगे तो वो हमारे पास ग्राफिक कार्ड जो है VGA होता है। सिमिलरली SVGA जो है 800x600 पिक्सल्स को इस्तेमाल करता है और XCA जो है वो 1024x768 पिक्सल्स को यूज़ करता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास SVGA के हवाले से पूछा गया था, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीटा होगा, दैट इज 800x600 पिक्सल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, द टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन आर। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास दो टाइप्स की डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं, एक हमारे पास फ्लैट पैनल है और एक हमारे पास CRT है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है आपके पास बीटा है, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर प्रिंट्स होल लाइन एट वंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कंप्लीट लाइन को एट वंस प्रिंट करके दे देता है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास कीवर्ड है होल लाइन एट वंस, मतलब कंप्लीट लाइन एट वंस। तो हमारे ऐसे प्रिंटर्स जो कंप्लीट लाइन एट वंस प्रिंट करके देते हैं हमें, वो लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो इस केस में हमारा जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर है। डेजी व्हील प्रिंटर जो है इसमें क्योंकि एक व्हील होता है और व्हील के एंड के ऊपर एक करेक्टर जो है वो अटैच किया होता है, और जब भी आप उसका थ्रू प्रिंट करेंगे तो वो करेक्टर बाय करेक्टर जो है आपकी इमेज प्रोड्यूस होगी। जबकि लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये आपके पेजेस पर मिनट के हिसाब से प्रिंट करते हैं, ये कंप्लीट पेज एट वंस पे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 TB इज इक्वलेंट टू, कि 1 टेराबाइट जो है किसके इक्वलेंट होती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि 1 टेराबाइट जो है वो 2 की पावर 40 बाइट्स की इक्वलेंट होती है। तो इस केस में डेल्टा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 की पावर 10 बाइट्स जो है ये आपके 1 KB की इक्वलेंट होती है। 2 की पावर 20 बाइट्स जो है ये आपकी 1 MB की इक्वल होती है, जबकि 2 की पावर 30 बाइट्स है वो 1 GB के इक्वलेंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक स्टेज। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो होती हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि SDLC के अंदर टोटल 7 स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे नंबर पे एनालिसिस आता है, तीसरे नंबर पे डिज़ाइन है, चौथे नंबर पे कोडिंग, पांचवें पे टेस्टिंग, छठे पे इम्प्लीमेंटेशन और सातवें पे मेंटेनेंस है। तो इस चीज़ से हमें वाज़ेह है कि हमारे पास SDLC के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो 7 है। इस केस में चार्ली जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच इम्प्लीमेंटेशन बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम आर यूज्ड साइड बाय साइड। कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर ओल्ड और न्यू सिस्टम को हम साइड बाय साइड इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो वो 4 किस्म की होती है। उसमें एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, एक पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है, एक फेज है और एक पायलट है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि न्यू सिस्टम को डायरेक्टली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलल के अंदर ओल्ड और न्यू को हम साथ साथ साइड बाय साइड इस्तेमाल करते हैं। फेज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो न्यू सिस्टम होता है उसको हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। और पायलट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम जो सिलेक्टेड यूज़र्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं कि वो आपका पुराना सिस्टम इस्तेमाल करें और सिलेक्टेड यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो अपना नया सिस्टम को यूज़ करें। तो अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे पूछा गया था कि साइड बाय साइड ओल्ड और न्यू को इस्तेमाल करें, तो इस केस में हमारा जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल एरिया। अल्फा ऑप्शन के अंदर लैन है, बीटा में वैन है, चार्ली में वैन है, जबकि डेल्टा के अंदर नैन है। देखिए हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन और वैन। इसमें सबसे छोटा एरिया जो है या छोटा स्मॉल साइज जो है वो आपका लैन का होता है और सबसे लार्जर जो है वो आपका वैन का होता है। तो इस केस में हमारा अल्फा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नैन जो है किसी टाइप की कोई नेटवर्क की टाइप जो है वो नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर देयर। कि हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के टोटल कितने टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की सिर्फ 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं और एक हमारे पास डी जूर स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है आपके पास अल्फा होगा, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास अ लैन प्रोटोकॉल इन विच ऑल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क पास अ स्पेशल सिग्नल नोन एज। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एक लैन प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस और कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं और वो कम्युनिकेशन के लिए एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशल सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि टोकन रिंग प्रोटोकॉल आपका ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर सारे डिवाइसेस और सारे कंप्यूटर्स आपस में एक रिंग शेप के अंदर कनेक्टेड होते हैं और वो क्या करते हैं, एक स्पेशल सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं जिसे हम टोकन बोलते हैं और उस टोकन की मौजूदगी की वजह से ही वो अपनी ट्रांसमिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नेटवर्क के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं और कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 3 को डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर नंबर 1 को टोकन जो है वो ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर नंबर 1 के पास टोकन होगा वो अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है बीटा वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विच लैन एक्सेस मेथड अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम एंड प्रोटोकॉल डिटरमिन्स द प्रायोरिटी ऑफ अ डिवाइस। कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा लैन एक्सेस मेथड है जो अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को कि वो एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर सकें और फिर प्रोटोकॉल डिटरमिन करता है कि इनमें से प्रायोरिटी किसकी और मैंने किसको सबसे पहले अलाउ करना है फॉर द कम्युनिकेशन। तो देखिए हमारे पास टोटल 3 किस्म के एक्सेस मेथड्स हैं जिनको हम इथरनेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक है CSMA/CS जिसको हम कैरियर सेंस बोलते हैं, एक है CSMA/CD जिसे हम कोलिजन डिटेक्शन बोलते हैं, एक है CSMA/CR जिसे हम कोलिजन रेजोल्यूशन बोलते हैं। देखिए CSMA/CS के अंदर क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसको सेंस किया जाता है कि वो फ्री है या नहीं है। जैसे ही वो फ्री होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट कर दी जाती है। अगर वो फ्री नहीं है तो तब तक के लिए उसको स्टॉप करना पड़ता है। CSMA/CD या कोलिजन डिटेक्शन के अंदर क्या होता है कि वंस आपकी कोलिजन डिटेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो दोनों डिवाइसेस जिनकी कोलिजन डिटेक्ट हुई है उनको हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो देते हैं कि वो उतने टाइम तक स्टॉप करेंगे, उतने टाइम तक कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे वो रैंडम टाइम खत्म होगा तो उसके बाद वो अपनी कम्युनिकेशन को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि CSMA/CR या कोलिजन रेजोल्यूशन जो है ये प्रायोरिटी बेस्ड ट्रांसमिशन को ऑफर करती है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 4 है, दैट इज CSMA/CR। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो नेटवर्क टोपोलॉजी की एग्जांपल है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, जिसमें एक स्टार है, एक बस है, एक रिंग है, एक मैश है और एक ट्री टोपोलॉजी है। तो इन पाँचों ऑप्शन में से देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बस, रिंग और स्टार ये तीनों की तीनों बेसिक टोपोलॉजीज की एग्जांपल्स में से हैं। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा जो है ऑल ऑफ दीज वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि OSI मॉडल के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो हैं ये किस लेयर के फंक्शंस हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है इसका काम होता है आपके डाटा की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और इसका काम होता है कि आपके डाटा को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, उसकी इंक्रिप्शन करना, उसको डिक्रिप्ट करना, उसको कंप्रेस करना, ये सारे के सारे काम जो हैं ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो इस केस में हमारा जो बीटा है प्रेजेंटेशन वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एप्लीकेशन लेयर जो है ये हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये एंड टू एंड डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि सेशन लेयर जो है ये आपका सेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कि आपका ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पे डाटा को ट्रांसमिट करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि अगर ट्रांसमिशन रिमोट से लोकल कंप्यूटर की तरफ हो तो वो आपकी डाउनलोडिंग कहलाती है। सिमिलरली अगर लोकल से रिमोट की तरफ हो तो वो आपकी अपलोडिंग कहलाती है। और FTP आपका वो प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आपकी फाइल्स के ट्रांसमिशन जो है वो हो रही होती है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमोट से लोकल का पूछा गया तो इस केस में हमारे पास जो डाउनलोडिंग है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कैन बी। अल्फा में डिजिटल है, बीटा में एनालॉग है। देखिए सिग्नल्स हमारे पास दो टाइप्स के ही होते हैं, एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है। डिजिटल सिग्नल जो है ये आपका ऐसा सिग्नल होता है जिसमें हमेशा वैल्यूज़ 1 या 0 के फॉर्मेट में होगी, और जो एनालॉग सिग्नल जो है वो हमेशा कंटिन्यूस वेव के फॉर्मेट के अंदर होता है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास साउंड है और लाइट वगैरह आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज। कि आपके पास गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक वेव की जो हाइट है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि ये डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की, तो इस केस में हमारे पास बीटा जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपका सिग्नल अपने आप को जितनी बार रिपीट कर रहा होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक कोड इज अ 7 बिट और 8 बिट कोड। जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो 7 बिट और 8 बिट कोड है। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है वो 40 है आस्की। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि IBCD तो 8 बिट कोड को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है जी 7 बिट और 8 बिट के, मतलब वो ऐसी कोडिंग स्कीम है जो 7 बिट को भी यूज़ कर सकती है या 8 बिट को भी यूज़ कर सकती है। तो उस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका आस्की कोड ही होगा। अगर यहाँ पे 7 बिट का जिक्र ना होता, सिंपली ये होता कि कौन सी वाली ऐसी इनकोडिंग स्कीम है जो 8 बिट कोड को रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में हमारा IBCD जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से सारे के सारे जो हैं वो डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, मां सिवाय एक के। तो जैसे कि हमें मालूम है कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, और पांचवा इसका कंपोनेंट है इनकोडर या डिकोडर। अब हम देखते हैं अपनी ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंडर ये हमारा पहला कंपोनेंट है, रिसीवर दूसरा कंपोनेंट है, ट्विस्टेड पेयर केबल ये आपका वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया है, ये एक्चुअली आपका चैनल के अंदर आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये आपकी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया की एग्जांपल्स हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो डेल्टा ऑप्शन है जो हर्ट्ज है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन। के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो पैरेलल कम्युनिकेशन को यूज़ करती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि प्रिंटर जो है, प्रिंटर के अंदर हमेशा पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है, तो इस केस में प्रिंटर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स कीबोर्ड और माउस है उनके अंदर जो कम्युनिकेशन वो आपकी सीरियल होती है, दैट इज बिट बाय बिट हो रही होती है, तो इस केस में वो करेक्ट आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट यूजेस मॉड्यूलेशन।
कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मॉड्यूलेशन को इस्तेमाल नहीं करती। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि बेस बैंड आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ही सेंड कर देते हैं, हम उसकी मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं करते। तो इस केस में हमारे पास जो चार्ली है बेस बैंड वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ एक्चुअली आपकी कैपेसिटी होती है किसी भी चैनल की कि वो एट द सेम टाइम कितना डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। और ब्रॉडबैंड जो है वो आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम सिग्नल की पहले मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं और मॉड्यूलेशन करने के बाद उसको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। क्वेश्चन 27 है हमारे पास, स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। कि स्टार्ट स्टॉप बिट्स जो हैं वो जो गिवन ट्रांसमिशन के टाइप्स हैं उनमें से किसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले तो देखें कि हाफ डुप्लेक्स जो है वो ट्रांसमिशन ही है, वो ट्रांसमिशन मोड है, तो ये तो ऑप्शन एक्सक्लूड होगी। इट मीन हमारे पास दो ऑप्शन बनती हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है ये एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो है वो यूज़ करनी पड़ती है, जबकि सिंक्रोनस के अंदर वही सारे का सारा काम हम क्लॉक की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो है वो आपका सिंक्रोनस जो है बीटा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 है, द ट्रांसमिशन मोड इन विच डाटा कैन बी रिसीव्ड एंड सेंट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कि आपके पास जो गिवन ट्रांसमिशन मोड्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा मोड है जिसके अंदर हम डाटा को एट द सेम टाइम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और साथ में रिसीव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर्स हैं, उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। अगर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से है कि वो दोनों एट द सेम टाइम डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं और डाटा को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है फुल डुप्लेक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर इस ऑप्शन इस की मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ और डायरेक्शन एक ही सिमत के अंदर हो जाती है, तो ये आपकी सिंप्लेक्स हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक वे के अंदर हो रही है। लेकिन अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, तो इस टाइम आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर हो रही है। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि दोनों वेज के अंदर कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम हो, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर जब आपका फुल डुप्लेक्स होगा, दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच टाइप ऑफ मॉडेम कैन बी एडेड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू एक्सपेंशन स्लॉट। कि जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सी टाइप का ऐसा मॉडेम है जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि एक्सटर्नल मॉडेम और वायरलेस मॉडेम तो ऐसे मॉडेम्स होते हैं जो कि हम एक्सपेंशन स्लॉट के साथ अटैच नहीं करते, वो बाहर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो वायरलेस मॉडेम है आजकल जैसे आप ईवो बिंगल वगैरह यूज़ करते हैं, वह तो यूएसबी के तौर पर कनेक्ट हो जाता है। और सिमिलरली वायरलेस मॉडेम सिमिलरली जो एक्सटर्नल मॉडेम है जैसे आजकल हम PTCL के राउटर्स वगैरह इस्तेमाल करें, वो सारे के सारे एक्सटर्नल मॉडेम्स की एग्जांपल्स हैं। इंटरनल मॉडेम्स हैं ये पुराने वक्तों में आते थे, इनकी स्पीड भी थोड़ी सी कम होती थी और ये हमेशा आपके एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगाए जाते हैं। तो इस केस में हमारा बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज्ड फॉर। अल्फा ऑप्शन के अंदर कीपिंग रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कंप्यूटर को। बीटा में है जी मेकिंग बजट्स, इसके थ्रू हम बजट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बजट्स भी बना सकते हैं अपने घर का। चार्ली के अंदर है जी वॉचिंग मूवीज़, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है कि इसके थ्रू हम मूवीज़ को देख सकते हैं, न्यूज़ को देख सकते हैं और लाइव मैचेस को भी देख सकते हैं। तो डेल्टा जो है इस केस में हमारा करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 31 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वर्ड लिखा हुआ है इज कॉल्ड का। इज कॉल्ड का मतलब ये है कि इससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी क्या है, किसी एक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने वो टर्मिनोलॉजी बतानी जो इसी डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है आपका ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑफिस टास्क को ऑटोमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑफिस टास्क को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेट करते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। तो इस केस में हमारे पास बीटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। डाटा मैनेजमेंट आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डाटा को मैनेज करते हैं। ऑफिस सपोर्ट ये एक्चुअली आपके ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू हम वर्क ग्रुप की एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। जबकि रेप्रोग्राफिक्स आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ को दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास टू ट्रांसमिट बीम्स ऑफ लाइट। कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो थिन ग्लास को इस्तेमाल करती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम्स। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमारे पास माइक्रोवेव जो है वो तो आपके वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है और उसके अंदर जो डाटा है वो आपका एयर के अंदर ट्रांसमिट होता है। ट्विस्टेड वेयर और कोएक्सियल केबल के अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेट के अंदर होती है।
तो फाइबर ऑप्टिक ही आपके पास एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडिया जिसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है। तो इस केस में 40 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमें मालूम है कि मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह ये सारे के सारे जो हैं ये बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो इस केस में हमारे पास डेल्टा जो है दैट इज ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है फिल इन द ब्लैंक इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। के जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि रोबोट्स हैं वो आपकी ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसी मशीन होती हैं जिसको हम प्रोग्राम इस तरीके से करते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्टेन डिसीजंस को या सर्टेन डिसीजंस को ले सकते हैं या डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो डेल्टा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कैड जो है, कैड आपका ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स को डिज़ाइन करते हैं। कैम आपका ऐसा सिस्टम होता है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि सीबीटी जो है, सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये आपका ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर की मदद से ट्रेनिंग जो है उसको दे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू के अंदर ये भी नोट डाउन कीजिएगा कि कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है सीपीयू इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। कि सीपीयू जो है उसके अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो उसका पार्ट होते हैं मां सिवाय एक के। तो जैसे कि हमें मालूम है कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। तो इन तीनों के अलावा हम देखते हैं हमारे पास चौथी ऑप्शन जो है वो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होती बल्कि वो एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट होती है। तो इस केस में अल्फा जो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है द स्टेप दैट परफॉर्म्स द एक्शन गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स देखें दोबारा वर्ड है इज कॉल्ड का। इट मीन्स कि इससे पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी की डेफिनेशन है और हमने वो टर्मिनोलॉजी बतानी है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आपका ऐसा स्टेप जिसके अंदर हम गिवन इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो स्टेप्स दिए गए हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली क्वेश्चन दिया गया आपका फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल के टॉपिक में से। तो उसके अंदर आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो गिवन इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिए होते हैं उसको हम एग्जीक्यूट का जो है प्रोसेस बोलते हैं। फैच जो ऑपरेशन होता है आपका ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हार्ड डिस्क में से या मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को हम रीड करते हैं। डिकोड आपका ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इस केस में हमारा जो बीटा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ऐसी कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो कि प्रोग्राम्स को और जो डाटा उस डाटा को स्टोर करती है जिसको सीपीयू सिस्टम यूज़ कर रहा है करंटली। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऐसी मेमोरी है रैम जो क्या करती है, प्रोग्राम्स को भी स्टोर करती है और उस डाटा को भी स्टोर करती है जिसको सीपीयू सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो बीटा आपका करेक्ट आंसर है। रोम, पी रोम और रोम, पी रोम और ई पी रोम ये आपकी एक्चुअली टाइप्स ऑफ रोम्स हैं और ये आपकी बिल्कुल मतलब ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डाटा जो उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है जिसको अभी सीपीयू ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। मतलब वो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई लेकिन अब उसकी बारी है कि उसको उसने एग्जीक्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर जो है आपका ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड का जो एड्रेस होता है वो स्टोर किया जाता है। एमएआर रजिस्टर जो है इसके अंदर एड्रेस स्टोर किया जाता है, एमबीआर के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और आईआर के अंदर आपकी जो करंट इंस्ट्रक्शन जो है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है जी द साइज ऑफ EAX रजिस्टर कैन बी अप टू। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि EAX रजिस्टर का साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो जो हमारे कोर्स के अंदर गिवन है, हमारे कोर्स के अंदर आपका EAX रजिस्टर का साइज है वो 32 बिट्स का हो सकता है और 32 बिट्स है स्टूडेंट्स वो 4 बाइट्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस केस में हमारा 40 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। अल्फा में कंपाइलर है, बीटा में ऑपरेटिंग सिस्टम, चार्ली में इंटरप्रेटर जबकि डेल्टा के अंदर लिंकर है।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन प्रोग्राम्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर बूट अप नहीं कर सकता या रीस्टार्ट या स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमें मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा प्रोग्राम है जो जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना हो आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में बीटा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लिंकर जो है लिंकर एक्चुअली आपका इस टॉपिक के अंदर मतलब आउट ऑफ द कोर्स है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन द कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कंप्यूटर के अंदर एक बस नहीं है। तो हमें मालूम है कि सिस्टम बस के लिए हमारे पास 3 बसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और वही बसेस होती हैं उसके अंदर। उसमें एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है और एक एड्रेस बस होती है। तो इसमें टाइमर बस जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होती। तो इस केस में हमारे पास जो है वो चार्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक असम्बलर होता है। कंपाइलर क्या करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और ये कन्वर्जन जो है एज ए होल हो रही होती है, सारे कोड को एट द सेम टाइम वो कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर जो है ये आपका ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता और ये कन्वर्जन जो है ये लाइन बाय लाइन परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि असम्बलर जो है ये आपका ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। तो इस केस में डेल्टा जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने कोशिश कंप्लीट की है कि आपके जो कंप्लीट हाफ बुक है उसको हम इन तमाम MCQs के अंदर समराइज़ कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।